नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रानी वैद्य आज आपके साथ एक नए विषय पर चर्चा करूंगी। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण का क्या अर्थ है, परिभाषा है, विशेषता है और मापन और परीक्षण में क्या अंतर है और उसके क्या उद्देश्य हैं, क्या उपयोग हैं। ये सारी चर्चा मैंने आपके साथ इसके पहले वाले वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण के क्या प्रकार हैं, हम इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो चलिए परिचर्चा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूंगी कि विभिन्न आधारों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण का वर्गीकरण। वर्गीकरण बात शुरू कर रही हूं या क्लासिफिकेशन बात शुरू कर रही हूं, तो क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई आधार आवश्यक है। बिना आधार पर क्लासिफिकेशन किसी भी चीज का, चाहे वो परीक्षण हो, चाहे हम किंगडम पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, उसका वर्गीकरण संभव ही नहीं है। तो यहाँ पे आप बात समझ गए कि क्लासिफिकेशन करने के लिए कोई आधार चाहिए। तो ऐसे ही हमने कहा कि विभिन्न आधारों पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण का वर्गीकरण। इसमें एक बात और बताऊंगी कि ये वर्गीकरण जो मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रही हूँ, ये पॉपुलर है, यानी प्रचलित वर्गीकरण है। इसके साथ साथ अन्य मनोवैज्ञानिक जैसे कॉर्नबेक, एनास्टासी, ऐसे और भी हुए हैं मनोवैज्ञानिक जिन्होंने अपना अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का, मगर सबसे अधिक पॉपुलर यही है। तो इसमें मैंने भी क्या किया है, वर्गीकरण के कई आधार लिए हैं। जैसे पहला है प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पहला मैंने कैसे कहा, अब एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे किस प्रकार से वर्गीकरण होता है। दूसरा है मानकीकरण के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तीसरा है रूप के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से रूप के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। चौथा हम बात कर रहे हैं माध्यम के आधार पर वर्गीकरण, यानी मीडियम, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। पांचवा है फलांकन के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग। और लास्ट है शील गुणों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन, यहाँ पे गलत, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फ्रेंड्स। यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप लोग इसे समझ जाएं, बाय मिस्टेक लिख गया है। शील गुणों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इस वीडियो में आपको मैं क्लासिफिकेशन के जो आधार हैं उसमें से पहले 3 को मैं समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में बात के जो 3 हैं उन्हें मैं समझाऊंगी। यानी यहाँ पे मैं बात कहूंगी प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण, मानकीकरण के आधार पर वर्गीकरण और रूप के आधार पर वर्गीकरण। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण। प्रशासन के आधार पर वर्गीकरण को मैंने देखिए यहाँ पे 2 तरह से बांटा है, व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। तो क्या होता है व्यक्तिगत परीक्षण? ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है। इसका उपयोग हम एक समय में एक ही व्यक्ति पर करते हैं, यानी व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल टेस्ट। यहाँ पर एक समय में एक ही व्यक्ति पे किया जा रहा है और एक समय में एक ही व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं या व्यवहारों का हम मापन करते हैं। तो क्या हो रहा है, एक ही व्यक्ति का होने से जो हमारा मापन हो रहा है वो अधिक व्यापक और गहन हो रहा है। यानी हम एक बच्चे के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में हम डीप नॉलेज ले रहे हैं। और इन परीक्षण का उपयोग जो है वो जो ट्रेंड लोग हैं, प्रशिक्षित परीक्षक जो हैं वही करते हैं, साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं। और इन परीक्षणों की जो विश्वसनीय और वैधता जो होती है वह बहुत अधिक होती है। विश्वसनीयता मैंने समझाया था, विश्वास की जो कसौटी पर बार बार खरे उतरे, और वैधता जिसके लिए वह परीक्षण बना हो वही उसी का वह मेजरमेंट करे। तो इन परीक्षणों की क्या बात कहा मैंने, विश्वसनीयता और वैधता अधिक होती है।
क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति के व्यवहार का क्या हो रहा है, गहन अध्ययन हो रहा है। और हम ये इसका उदाहरण ले तो एक भाटिया बुद्धि परीक्षण आता है। इसमें क्या करते हैं, बहुधा छोटे बच्चों के व्यवहार का हम क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। कि क्या मापन कर रहे हैं, जो समस्याग्रस्त हैं, असामान्य व्यक्ति हैं, उनके रोगों का हम क्या कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं। इन परीक्षण के मापन में मगर समय अधिक लगता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। अब एक बच्चे पर पूरा फोकस या एक इंडिविजुअल पे हम पूरा फोकस होकर के कार्य करते हैं तो समय भी ज्यादा लगता है और पैसा भी ज्यादा लगता है। व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग जो हमने अभी आपसे समझाया कि बहुधा हम बात कर रहे हैं छोटे बच्चों पे करते हैं, और चिकित्सक जो होते हैं वो जो उनको क्या समस्याएं हैं उनको सुलझाने में इसका बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। तो ये कैसा हुआ, ये गूढ़ और गहन अध्ययन हुआ, यानी यहाँ पे व्यापक रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं जिससे व्यक्ति के बारे में हमें बारीक से बारीक जानकारियां हमें आसानी से मिल जाती हैं और उसकी समस्या का हम क्या कर पाते हैं, निदान कर पाते हैं। तो पहला हुआ व्यक्तिगत परीक्षण। दूसरा हम बात कर रहे हैं सामूहिक परीक्षण, ग्रुप टेस्ट में ले रहे हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि इसका अपोजिट ले लीजिए, क्योंकि अभी हमने एक व्यक्ति पे फोकस होके काम किया और इसका हम प्रशासन क्या कर रहे हैं, एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों पे कर रहे हैं, जिसकी सहायता से एक ही समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों का हम क्या कर रहे हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, व्यवहार का मापन कर रहे हैं। इसीलिए इसे समूह परीक्षण कहते हैं। और इन परीक्षण के उपयोग में क्या हो रहा है, समय भी कम लग रहा है, धन की भी बचत हो रही है। तो ये व्यक्तिगत परीक्षण के अपोजिट है समूह परीक्षण। और इस अभी आधुनिक युग में इस तरह के परीक्षण का बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है और इन परीक्षणों की विश्वसनीयता, वैधता भी पर्याप्त और संतोषजनक होती है। व्यक्तिगत परीक्षण की ज्यादा होती, इनकी भी अच्छी होती है, पर्याप्त और संतोषजनक होती है। और सामूहिक परीक्षण का जो उपयोग है वो हम आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत परीक्षण के रूप में भी किया जाता है। और सामूहिक परीक्षण भी व्यापक और गहन अध्ययन प्रस्तुत कर रहा है। जैसे हम उदाहरण लें कि जो सेना में जो भर्ती होती है ना, या उद्योगों में कर्मचारियों का जो चयन हो रहा है, या आधुनिक युग में आज जैसे अपन बड़े बड़े एग्जाम दे रहे हैं विद्यालयों या महाविद्यालयों में, विद्यार्थियों का जो चयन हो रहा है, प्रवेश प्रक्रिया हो रही है, दिन पे दिन इसकी उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से क्या कहलाता है, इसे कहते हैं सामूहिक परीक्षण। एक उदाहरण दे देती हूं कि एस जलोटा द्वारा एक मानसिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग बनाया गया है, जिसका ये कैसा परीक्षण है, सामूहिक परीक्षण, जिसके द्वारा लोगों की मानसिक बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो व्यक्तिगत में मैंने बताया था कि आपको भाटिया बुद्धि वाला परीक्षण बताया था छोटे बच्चों के लिए, वो मैंने एक उदाहरण दिया है, ये और भी हैं व्यक्तिगत परीक्षण। और सामूहिक में मैंने अभी आपको एस जलोटा का नाम बताया, जिनके द्वारा मानकीकृत मानसिक बुद्धि परीक्षण का बनाया गया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा व्यक्तिगत परीक्षण क्या है और सामूहिक, क्योंकि हम ये एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं एक व्यक्ति पर या एक से अधिक व्यक्ति पर, इसीलिए मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, मानकीकरण के आधार पे वर्गीकरण। अब आप बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहां बात आ रही है कि पहला है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मानकीकृत परीक्षण, और दूसरा है मानकीकृत अमानकीकृत है, यहां पे नहीं लिखा है, या अध्यापक निर्मित परीक्षण, अनस्टैंडर्डाइज्ड और अ टीचर मेड टेस्ट। कैसा होता है भाई, यहां पे बात कर रहे हैं कि स्टैंडर्डाइज मतलब वह मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिसकी विश्वसनीयता, वैधता और मानक मतलब नॉर्म्स, मैंने विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, वैधता यानी वैलिडिटी, मानक मतलब नॉर्म्स उपलब्ध होते हैं। यानी यहाँ पे बात आ रही है कि उस परीक्षण के बारे में हमें पूरी जानकारी है। इसके प्रशासन और मूल्यांकन के भी स्वरूप विधियों का उपयोग किया जाता है कि किस तरह से आपको प्रशासन करना है, इसका मूल्यांकन करना है, ये भी आपको पता होता है। और इन परीक्षणों का निर्माण करते समय अनेक विशेषज्ञों यानी मनोवैज्ञानिकों, अनुसंधानकर्ताओं, शिक्षा शास्त्रियों सबकी सहायता ली जाती है। और विश्वसनीयता, वैधता ज्ञात करने के लिए भी, मानकों का निर्धारण करने के लिए भी विशेषज्ञों की राय ली जाती है। बड़े और
क्या किया जाता है, बड़े समूह पर इसका प्रशासन किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, उसके बाद इस प्रकार के परीक्षण का निर्माण हो पाता है। यानी ये स्टैंडर्डाइज करने की एक प्रक्रिया बता रही हूं कि इस प्रक्रिया में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। अब क्या हो जाता है, जब वो स्टैंडर्डाइज बन जाता है तब आप उसे चाहे देश काल परिस्थिति से परे हो जाता है। आप चाहे अब इसे, इस परीक्षण का उपयोग अपने भारत में आपने अनुकूलन के अनुसार बनाया, वहां की परिस्थिति, तो चाहे आप मध्य प्रदेश में इसका उपयोग करें, चाहे आप इसका उपयोग उत्तर प्रदेश में करें, चाहे किसी और प्रदेश में करें, तो वहां ये परीक्षण क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है। आपको परिणाम एक से विश्वसनीय, वैध और मानक रूप में मिलेंगे। तो ये हो गया स्टैंडर्डाइज टेस्ट। अब दूसरा देखिए, अमानवीकृत, यहाँ पे बात कर रहे हैं मानकीकृत, तो अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात कर रहे हैं, या इसे कहते हैं सिंपल फॉर्म में टीचर मेड टेस्ट। यहाँ अब ये शिक्षक ने बनाया है, स्वयं बनाया, अभी इसमें कोई मनोवैज्ञानिक अनुसंधानकर्ता या शिक्षा शास्त्री की मदद नहीं ली गई है, ये शिक्षक द्वारा ही निर्मित है। तो इसकी विश्वसनीयता, वैधता ज्ञात नहीं होती है और मानक भी उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इस तरह के परीक्षण में क्योंकि इसकी विश्वसनीयता, वैधता, मानकता नहीं होती है, इसीलिए इसे अमानकीकृत परीक्षण कहते हैं। और बहुधा इस परीक्षण जो है वो अध्यापकों द्वारा बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे परीक्षण को अध्यापक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं। और यह परीक्षण जो समय समय पर अध्यापक अपने प्रयोग के लिए बनाते हैं, जैसे हम स्कूल और विद्यालय में बात करते हैं, उन्होंने कक्षाओं के विद्यार्थियों पर किया जाता है और उनके परीक्षण का निर्माण करता है अध्यापक। तो क्या कर रहा है, वो टेस्ट ले रहा है। तो किस तरह से करता है, जैसे अपन बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं कि अध्यापक निर्मित परीक्षण में निबंधात्मक प्रश्न हो जाते हैं, ऐसे टाइप ले रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप ले रहा है, कुछ निदानात्मक परीक्षण भी ले रहा है। तो ये सारे हो जाते हैं अध्यापक निर्मित परीक्षण। इसीलिए अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक है स्टैंडर्डाइज, एक है अनस्टैंडर्डाइज टेस्ट, अध्यापक निर्मित परीक्षण। तो उसमें आप दोनों में यहाँ पे ये स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के आधार पर, उसे आधार मान करके वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है। तीसरा हम बात करते हैं रूप के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। तो पहला लिखा है मैंने गति परीक्षण, स्पीड टेस्ट, और दूसरा है शक्ति परीक्षण, पावर टेस्ट। क्या होते हैं ये स्पीड टेस्ट? अभी तक जो बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि रूप के आधार पर, तो इस प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, परीक्षणों में पद या प्रश्नों का जो स्तर होता है सामान्य कठिनाई स्तर का ही होता है। जैसे गति वाले में बात कर रहे हैं कि सामान्य होता है, एवरेज होता है, लेकिन प्रश्नों की संख्या अपेक्षाकृत इतनी अधिक होती है कि एक परीक्षार्थी निश्चित अवधि में इन प्रश्नों को पूरा नहीं कर पाता। यानी अब आपको बात कर रहे हैं कि प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो सामान्य होता है, मगर प्रश्नों की जो संख्या होती है, जो पूछ रहे हैं उसमें क्वेश्चन, वो इतनी अधिक होती है कि उन्हें स्पीड से उन प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता है। तो उन्हें निश्चित अवधि दे दी जाती है। तो अब प्रश्न है ज्यादा, अवधि है कम, तो उन्हें क्या करना पड़ता है, वो परीक्षार्थियों को गति के अनुसार जल्दी जल्दी उन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते। तो रूप के आधार वाले प्राप्त परीक्षणों की समय अवधि जो होती है, यहाँ पे ये जो मैं बात कर रही हूँ, इसमें निश्चित होती है और इन परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या ज्यादा रखी जाती है। तो निश्चित अवधि में सभी प्रश्नों को हल कर पाना क्या होता है, कठिन होता है। इस तरह से हम एक परीक्षार्थी की गति का मापन कर सकते हैं कि निश्चित समय में उसने परीक्षण के कितने प्रश्नों को सही सही हल किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि स्पीड टेस्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा कि शक्ति परीक्षण। ये कैसा होता होगा कि इसमें भी क्या करते हैं कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण में सरल प्रश्न बहुत होते हैं, इस वाले परीक्षण में भी, शक्ति परीक्षण में। फिर प्रश्नों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उनका कठिनाई स्तर बढ़ने लग जाता है। इसके पहले मैंने गति परीक्षण में कठिनाई स्तर नहीं बढ़ाया था, सामान्य रखा था, और मगर उसमें प्रश्नों की संख्या ज्यादा थी। अब यहाँ पे शक्ति परीक्षण में क्या कर रहे हैं कि प्रारंभ में तो मैंने
आपको प्रश्न सरल पूछ रही हूँ, मगर फिर धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, प्रश्नों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसका कठिनाई स्तर भी क्या कर रही हूँ, बढ़ाती जा रही हूँ। और इन परीक्षणों को हल करने की जो समय सीमा जो है वो भी निश्चित होती है। ये रूप के आधार पर जो प्रश्नों की संख्या की जो समय सीमा है वो हमेशा निश्चित होती है। तो शक्ति परीक्षण में भी मैं वैसा ही कर रही हूँ कि हल करने की जो समय सीमा है वो निश्चित होती है। और इन परीक्षणों के उपयोग से यह ज्ञात हो जाता है कि परीक्षणों में किसी भी कठिनाई स्तर तक के प्रश्नों को हल करने की योग्यता कितनी है ना, आप कितने कठिनाई के स्तर तक आप परीक्षणों को हल कर पा रहे हैं। तो आपकी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है, आपकी बुद्धि की शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। तो ये हुआ रूप के आधार पर वर्गीकरण। नेक्स्ट में क्लास में आपको जो 3 वर्गीकरण शेष हैं, जैसे कि माध्यम के आधार पर वर्गीकरण, फलांकन के आधार पर वर्गीकरण और शील गुणों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण, इस पर चर्चा करूंगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।